हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर्स अचीवर पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए कंप्यूटर यानी आईसीटी वाले पोर्शन की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग मेरे साथ में आईसीटी के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने उम्मीद है पहला वीडियो देख लिया होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो है उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे। आज का सेशन हम लोग रखेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन और www वेब ब्राउजर्स, इन सभी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी बात करने वाले हैं। आप सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में का एक प्रकार है। तो इंटरनेट है क्या? बेसिकली पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, और आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट होंगे, और उस मीडियम को अपन कहते हैं नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है वो किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करता है। तो ये किस प्रकार का नेटवर्क है? ये वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए। ओके सर, तो ये लैन और मैन भी नाम आ रहे हैं, ये क्या है? लैन होता है बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है हमारे पास में कि हमारे एक बिल्डिंग का नेटवर्क, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे गली का नेटवर्क, तीन चार पांच जो है परिवारों ने मिल करके जो नेटवर्क बना हुआ है वो लैन नेटवर्क कहलाया जाएगा। ठीक है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है सर? मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क मतलब है एक शहर का जो नेटवर्क होता है जनरली, वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो मैन की फुल फॉर्म हो जाएगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? ये है तीनों प्रकार के अलग अलग हमारे पास नेटवर्क। इनमें और भी आते हैं, जैसे एक आता है पेन। पेन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब कि पर्टिकुलर, जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे स्टूडियो के अंदर मेरा कैमरा, मेरा बोर्ड, मेरा लैपटॉप, मेरा आईपैड, मेरा मोबाइल, मेरा माइक, ये सभी जो है किसी न किसी एक नेटवर्क के साथ यानी एक जो है वाईफाई से कनेक्ट है। तो ये सभी क्या हो गए? पेन हो गए, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, चलिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, इसका जो विकास है वो 1989 में शुरू हुआ था। किसने किया था सर? तो इसका शुरुआत कर दी थी टीम बर्नर्स ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने शुरुआत करी थी। इन्होंने जो है इसको शुरुआत करी थी, और उस टाइम पे इन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी थी वो लैंग्वेज यूज करी थी HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज करके जो है वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया था। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली होता क्या है? तो ये अलग अलग बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती है उन सभी वेबसाइट्स के एड्रेसेस का ये क्या होता है? कलेक्शन होता है। और जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती है वो HTML के अंदर बनाई जाती है। ये बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, एक आईपी वर्जन एड्रेस 4 कितना लंबा होता है? डैश मतलब कितना। ठीक है, तो देखिए, आईपी एड्रेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास IPv4, और एक होते हैं IPv6। तो आईपी कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक है IPv4, एक है IPv6। IPv4 जो होता है ये होते हैं 32 बीट्स के। कितने बीट्स के होते हैं? 32 बीट्स के। IPv6 जो है वो कितने बीट का है? 128 बीट्स का है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। प्लस इनके अंदर जो एड्रेस लिखा जाता है वो एड्रेस लिखते समय बीच में जो है डॉट यूज किया जाता है। कब? जब IPv4 की बात करते हैं तो। ठीक है, ऐसे डॉट लगाया जाता है। जबकि जब IPv6 की बात करें तो जो नंबर्स लिखे जाते हैं हेक्साडेसिमल के, उनके बीच में कॉलन यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है?
कॉलन यूज होता है, यहाँ पर क्या यूज होगा, डॉट यूज होगा। क्लियर, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन था IPv4 कितना लंबा होता है, तो 32 बीट्स का होता है। यहाँ पर ऑप्शन 32 बाइट्स भी है, लेकिन बाइट्स का नहीं होता है। सर बाइट्स और बीट्स में कोई रिलेशन है क्या? हाँ दोस्तों, बाइट और बीट्स में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एक बाइट जो होता है ना, वो 8 बीट्स के इक्वल होता है। कितने बीट्स के इक्वल होता है? 8 बीट्स के इक्वल होता है। सर एक निब्बल क्या होता है, हमने ये भी सुना है। एक निब्बल जो होता है वो होता है 4 बीट्स। और जब भी आप ये चीज भी देखते होंगे कभी, तो एक आता है हमारे पास में, जब मेमोरी से डेटा ट्रांसफर की बात की जाती है, तो लिखा हुआ मिलता है कभी कभी के, फिर कैपिटल बी, फिर पी और एस। और कभी जो है नेट के रिलेटेड बात होती है तो लिखा होता है KBPS। इन दोनों में KBPS ही है, फिर अंतर क्या होता है सर? इनमें अंतर ये होता है प्यारे दोस्तों कि ये बताता है मेमोरी से जो डेटा ट्रांसफर की रेट है वो, यानी कि किलोबाइट पर सेकंड। क्या? किलोबाइट पर सेकंड, यानी पर सेकंड कितने किलोबाइट जो है डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। ये मेमोरी के लिए जो है हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं के और स्मॉल बी की, है ना, तो ये होता है किलो बीट पर सेकंड। किलो बीट पर सेकंड यानी कितने किलो बीट। ठीक है, यहाँ पर बी का मतलब क्या है? बीट है। और यहाँ पर बी का मतलब क्या है? बाइट है। ये मेमोरी से रिलेटेड होता है डेटा ट्रांसफर, ये होता है नेटवर्क रिलेटेड। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आप जीबी पढ़ते हैं गीगाबाइट, वैसे ही जी और स्मॉल बी गीगाबिट भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों, जैसे कि वेब पेजेस हो गए, समाचार समूह हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, इमेजेस हो गई, छवियां मतलब कि पिक्चर्स हो गए, ठीक है, आदि के विशाल डेटाबेस को जो है संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में हमारी मदद करता है। तो अगर हम नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट पर जाकर के अपन जो है अगर किसी चीज को वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सर्च किसके थ्रू होती है? सर्च इंजन के थ्रू होती है। किससे होती है? सर्च इंजन के थ्रू। जैसे कि हमारा गूगल बाबा, ठीक है, गूगल बाबा जो है वो क्या है? तो गूगल बाबा एक सर्च इंजन ही है प्यारे दोस्तों। ठीक है, प्रोटोकॉल्स यहाँ पर जो वर्ड आया है वो क्या होता है? तो प्रोटोकॉल जब भी दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस कम्युनिकेशन के टाइम पर जिन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, जो एक रूल फॉलो करने होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है प्रोटोकॉल, यानी सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन जो है बेसिकली जब भी आप वेबसाइट यूज करते हैं तो वेबसाइट के अंदर एक पार्ट होता है जैसे डोमेन होता है ना। डोमेन से पता चलता है बेसिकली कि ये वेबसाइट किसकी है या किस नाम से है। ठीक है, जैसे www.teacherachiever.com, तो टीचर अचीवर जो है वो डोमेन हो गया। फिर वेब सर्वर्स भी होते हैं, लेकिन वेब सर्वर्स क्या हो जाएंगे? तो भाई जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह हैं उनके लिए जो वेब सर्वर मतलब कि आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में वेबसाइट्स है उन सब का मेन हीरो जो होगा वेब सर्वर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डेटा को स्टोर करने, संचालित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को किस रूप से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? यानी अ मार्कअप लैंग्वेज एंड अ फाइल फॉर्मेट यूज्ड टू स्टोर, ट्रांसमिट एंड रिकंस्ट्रक्ट आर्बिट्ररी डेटा इज नोन एज। बताइए, तो एक मार्कअप लैंग्वेज हो, पहली बात तो ये इसने बोल दिया। दूसरा इसने बोल दिया कि हमारे पास में जो है मार्कअप लैंग्वेज के अंदर क्या कर सके, हम डेटा को स्टोर कर सके, वो भी अनियंत्रित यानी आर्बिट्री डेटा हो, संचारित कर सके, रिकंस्ट्रक्शन कर सके। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है? तो XML। कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है? XML। XML का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये ध्यान रखिएगा। HTML क्या है सर? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। XML जो है ये आपने देखा होगा कि जैसे MS वर्ड की अगर कोई फाइल है तो उसमें लिखा हुआ क्या मिलता है आपको? .doc भी मिलता है, कई बार आपको .docx भी मिलता है।
तो ये एक्स उसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे एक्सेल की फाइल होती है तो एक्स एल एक्स भी मिलता है, और एक होता है एक्स एल एक्स। तो ये जो एक्स होता है ना पीछे, ये एक्स इसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही पीपीटी भी होता है, पीपीटी एक्स भी होता है, तो वो एक्स इसी को बताता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली जो है वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर जो हमारे वेब पेजेस तैयार किए जाते हैं, उन वेब पेजेस को तैयार करने में अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्कअप लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी जो है भाई ऑप्शन है जो मार्कअप लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं है? तो सीधा सीधा सा हमें पता है कि मार्कअप लैंग्वेज यानी एमएल तो आ ही रहा होगा उसके अंदर। तो देखो एक्सएमएल यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एसजीएमएल, ठीक है। तो हमारे पास जो क्यूबीई है, ये कोई हमारी मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो एस जी एम एल का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। बाकी सब तो हमें भी पता था। एस जी एम एल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज। ये लिख लीजिए, हो सकता है एग्जामिनर पूछ लेवे। तो क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये जो है हमारे पास में क्या होती है, जनरलाइजेशन या जनरलाइज्ड भी कई बार वर्ड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में इसके द्वारा विकसित किया गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। इसको डेवलप्ड किसने किया था? तो आपको पता होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये दोनों के दोनों जो है किसने तैयार किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किए हैं। पहले जो है आपके कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर आया करता था, जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था, ऐसा ई होता था और ब्लू कलर में होता था। आजकल जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर क्या आने लगा है? तो आजकल आने लगा है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या आने लगा है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो अब वेब ब्राउजर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, और ये आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट आने लग गया है अब। ठीक है, मतलब आपको डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसने बनाई थी? तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो है उन्होंने बनाई थी, ये बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिंग एक है, बिंग क्या है? तो आपको पता होगा जैसे गूगल है, याहू है ना, वैसे ही बिंग भी एक सर्च इंजन है। ये क्या है? बेसिकली एक दोस्तों, ये हमारा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब कि जहां पर आप किसी चीज को सर्च करके यानी कि ढूंढ करके लेकर के आ सकते हो या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में और भी है। कौन कौन से हैं सर सर्च इंजन? तो जैसे कि हमारे पास में जो है आपका गूगल क्रोम आता है, सफारी भी आता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आता है। ये कुछ जो है वेब ब्राउजर है, लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जो आपके सर्च इंजन है वो तो क्या थे? गूगल है ना, याहू है, बिंग है, ये तो सर्च इंजन है। वैसे ही एक वेब ब्राउजर्स और होते हैं। और वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं दोस्तों? तो वेब ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, गूगल आपका सर्च इंजन है, गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर। ऐसे ही सफारी हो गया, ठीक है, सफारी किसमें आता है? तो आईफोन के अंदर जो है सफारी वेब ब्राउजर आता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा। ऐसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर करके जो है पहले आया करता था, आजकल अब उसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज आने लगा है। तो ये सब क्या है? ये सभी हमारे जो है ब्राउजर्स है। जबकि बिंग हो गया एक किस प्रकार का सर्च इंजन, ये क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, चलो फिर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन सबसे ज्यादा सर्च के साथ में बाजार में दबदबा बनाए हुए है? तो आज सबसे ज्यादा सर्च इंजन कौन सा यूज होता है? क्या आप लोगों ने कभी बिंग का नाम सुना? क्या आपने याहू यूज करते हुए देखा किसी को? नहीं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे गूगल बाबा। कौन यूज होते हैं? गूगल बाबा। ठीक है,
और ये जबकि सभी, ठीक है, याहू, बिंग, आस्क डॉट कॉम, ये सभी क्या है हमारे पास में, तो ये सभी के सभी हमारे सर्च इंजन है। इसके अलावा जो है डॉग पाइल भी होता है, एक डॉग पाइल करके भी आता है, ठीक है, तो और भी ऐड कर सकते हो आप, डॉग पाइल, ठीक है, डॉग पाइल भी जो है एक सर्च इंजन का नाम है। इसके अलावा और कौन सा आता है, तो येडेक्स करके भी एक आता है, ठीक है, ये सब आधे ऐसे हैं जो हो सकता है बंद भी हो गए हो, आप लोगों को देखे भी नहीं होंगे, है ना, तो ये इसलिए बस केवल नाम लेकिन याद होने चाहिए, ऑप्शन के रूप में कभी कभी काम आ जाते हैं, येडेक्स, ठीक है। आप में से कई लोगों ने याहू का नाम फिर भी सुना होगा, बिंग का बहुत कम सुना होगा, आस्क डॉट कॉम तो देखा ही नहीं होगा, डॉग पाइलट, एडेक्स वगैरह, ये सब बेचारे आते थे, आए थे, बहुत अच्छा मार्केट में इन्होंने प्रयास भी किया कि अपन मार्केट में टिक पाए, लेकिन आपको पता ही है हमेशा जो बड़ी चीज होती है, बड़ी कंपनियां होती है, वो छोटे लोगों को बेचारों को पनपने ही नहीं देती है। तो गूगल जो है वो लगातार बढ़ता गया, इतना यूज होता गया कि लोग उसको जो है अच्छे से यूज करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब किसी चीज को ज्यादा लोग यूज करते हैं तो उसमें जो है फैसिलिटी भी बढ़ाई जाती है, प्लस उसके पास रिवेन्यू आता है, तो वो अपने अंदर नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं, टीम बड़ी होती है, तो उससे फिर जो है गूगल आगे से आगे बढ़ती गई कंपनी, बाकी बेचारे पता नहीं कब कहाँ बंद होकर के चले गए, मार्केट से जो है क्या हो गई, ये आउटडेटेड हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर जो है, उस वेब ब्राउजर में वर्तमान पेज से पिछले पेज पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड है। तो वेब ब्राउजर पर आप अलग अलग पेजेस खोलते हैं, उन पेज में से एक पेज आपने खोल रखा है, उस पेज से आप पिछले पेज पर जाना चाहते हैं, तो पिछले पेज पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, बैक करेंगे, जैसे ही बैक करेंगे तो आप पिछले पेज पर चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर हमने जो है फाइल को सेव करना है तो फाइल सेव कर ला ऑप्शन यूज कर लेंगे, है ना, अगर फॉरवर्ड करेंगे तो आगे चले जाएंगे, ठीक है। चलो फिर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी प्रकार की इंटरनेट सर्विस है, सबसे स्लो इंटरनेट सर्विस किस में है, सैटेलाइट में, या डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में, या डायल अप में, या 3G 4G में। तो सबसे सस्त मतलब जो है धीमी स्पीड जो होती है वो डायल अप के अंदर होती है, किसमें होती है, डायल अप जो है, इस डायल अप के अंदर सबसे धीमी जो है हमें स्पीड देखने को मिलती है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए और इसके अंदर जो है अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई आप ये बताइए कि जो ये हमारा डायल अप है, इस डायल अप के अंदर डेटा ट्रांसफर रेट कितनी होती है, यानी डीटीआर कितना है, तो डेटा ट्रांसफर रेट इसकी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। कितनी कम है सर, अरे भाई केवल और केवल जो है 56 किलो बीट्स पर सेकेंड है, ठीक है, ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट, किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना कहलाता है। अगर आप जो है किसी भी पेज को सर्वर के ऊपर कॉपी कर देते हैं, सर्वर मतलब हेड जो होता है ना, उसी को सर्वर कह रहे हैं अपन, तो सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाएगा, तो सर्वर पर अगर आप जो है किसी पेज को कॉपी करते हैं, इसका मतलब पेज अपलोड करना कहलाएगा। तो पेज अपलोड करने को अपन क्या कहेंगे, पेज अपलोड करने पर सर्वर पर जो है पेज को कॉपी करना कहलाता है। इंटरनेट पर जो सर्वर होता है, इस सर्वर के माध्यम से ही आप जो है क्या करते हैं, किसी भी फाइल का दूसरी जगह पर जो है भेजा जा सकता है, दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर संबंध वेब पेजों के संग्रह को क्या कहा जाता है, या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। अगर रिलेटेड वेब पेजेस हैं और उन सभी वेब पेजेस का अगर हमने कलेक्शन कर रखा है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है वेबसाइट, क्या होता है, वेबसाइट। वेबसाइट तैयार करने में अपन क्या यूज करते हैं, HTML लैंग्वेज और XML लैंग्वेज का भी यूज होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। वेब पेजेस जो है वो आप लोगों को पता है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक वेब पेजेस और एक होते हैं जो डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर क्या होगा, जो आप लोगों ने एक बार वेब पेज बनाया, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी, जो भी सूचना लिखी, वो स्टोर रहती है, वो फिक्स रहती है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं डायनेमिक की, तो डायनेमिक जो है वो एक लाइव प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका क्रिक बज वगैरह जो आते हैं ना, जिसमें क्रिकेट का स्कोर वगैरह लाइव बताते रहते हैं, तो वो सभी डायनेमिक वेब पेजेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बता ही दिया है मैंने, वेबसाइट जो www है, या जो है पहली वेबसाइट किसने लॉन्च करी थी, तो पहली वेबसाइट जो है लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम था टिम बर्नर्स ली। क्या नाम था, टिम बर्नर्स
ली, हालांकि इसका नाम अपन पहले भी ले चुके हैं। टिम बर्नर्स ली कब लॉन्च करी थी? तो 6 अगस्त 1991 को जो है इन्होंने पहली वेबसाइट लॉन्च करी। पहली वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे किसने के द्वारा विकसित किया गया है या जिसे डैश के द्वारा विकसित किया गया है? तो सफारी को विकसित किया है एप्पल कंपनी ने। किसने विकसित किया है? एप्पल कंपनी ने। एप्पल कंपनी के अंदर जो है आपके मोबाइल आते हैं, उस मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो लैपटॉप वगैरह आते हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैक की फुल फॉर्म होती है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये चीजें मैंने बताई भी है तो आपको दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड वाले। नेक्स्ट, डैश को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में फैलाया जा सकता है। इस तरह के हमलों से आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो आसानी से जो है इंटरनेट को फैलाया जा सके और इंटरनेट पर फैलाया जा सके, और अगर वो चीज जो है आपके कंप्यूटर वगैरह में आ गई तो क्या करेगी? आपके कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाएगी और क्रैश कर सकती है। ऐसा कौन होता है? सर्च, ईमेल या चैट नहीं, वो सब होते हैं वायरस। ऐसे वायरस जो होते हैं वही हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं या डेटा को डिलीट करने का काम करते हैं। ठीक है, आ गई बात, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फिर फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है? तो सीधी सी बात है भाई, केबल या फिर फोन लाइन की जरूरत किसमें नहीं पड़ेगी? तो जो सैटेलाइट से हमारे पास में कनेक्टेड होंगे उसमें जो है इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सैटेलाइट से जब हम कनेक्शन करवाते हैं, यानी जब हम सैटेलाइट का उपयोग करते हैं या जब सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा प्राप्त होती है, तब हमें जो है किसी भी प्रकार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है जहां पर केबल वगैरह जरूरी हो। ठीक है, केबल वगैरह हमारे लिए आवश्यक नहीं होती। नेक्स्ट, ईथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडोप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क जो है उसको स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। यानी एन ईथरनेट कार्ड इज अ नेटवर्क एडेप्टर यूज्ड टू स्टेबलाइज अ वायर्ड नेटवर्क। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनेट इंटरफेस कार्ड, NIC, निक कार्ड जो है इसको कहते हैं। तो इंटरनेट फेस कार्ड जो होता है, इंटरनेट सॉरी नेटवर्क इंटरफेस नेट कार्ड जो होता है, ये कार्ड जो है हमारे क्या काम का आता है? तो ये बेसिकली जो है कंप्यूटर को नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह से जोड़ने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। इसके अंदर दो तरह के पोर्ट्स लगाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था दो तरह के पोर्ट होते हैं। एक होता है RJ45, एक आता है RJ11। RJ45 में 8 पिन होती है, जबकि इसमें 4 पिन ही होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। क्लियर, ये पता होना चाहिए। तो RJ45 जो है इससे आपका NIC कार्ड जो होता है वो कनेक्ट होता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो आपका इसे लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादन योग्य यानी कि नॉन एडिटेबल HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका उपयोग आप यहाँ पर करने वाले हैं? तो जो शॉर्टकट की है वो दोस्तों होती है आपकी क्या? कंट्रोल प्लस पेज अप। कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस पेज अप। जब हम कंट्रोल प्लस पेज अप नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी जो है इसका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं? तो इसका यूज करके अपन जो है जो भी आपने क्रोम ब्राउजर में अभी प्रेजेंट में आपका जो भी पेज ओपन है उसके लिए जो भी नॉन एडिटेबल HTML जो सोर्स कोड होते हैं, अगर वो हम सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस वी प्रेस जो है करेंगे, तो उससे हमें जो HTML के सोर्स कोड हैं वो दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HTML के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, HTML इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा।
क्या ये डेटा को ट्रांसफर और डिजाइन करने के लिए बनाया है? All HTML document must begin with the document type declaration. तो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक आप HTML को जो है यूज नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट जब बनाया जाएगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप लिखेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। हाँ बिल्कुल, ये मार्कअप लैंग्वेज है और वेब पेजेस के लिए है। बिल्कुल, HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा तो पहले लिखेंगे डॉक टाइप HTML, ताकि डॉक्यूमेंट का टाइप पता चल जाए। लेकिन HTML को डेटा स्टोर या ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया था, यानी Q&R आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HTML इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये तो बता ही दिया है। ठीक है, तो ए पी इसका गलत है। फिर ऑल HTML सही है, और आर HTML इज द, बिल्कुल ये भी है, जो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पी गलत हो जाएगा, क्यू आंसर हो जाएगा, आर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे जो है ऑप्शन दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर, अच्छा, निम्न में से कौन सा असत्य है, लो देखो ये क्वेश्चन अलग था, सॉरी, यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य, वहां पूछा था सत्य कौन सा है। तो असत्य कौन सा है, केवल और केवल पी ऑप्शन। HTML जो है डिजाइन नहीं किया गया है स्टोर करने के लिए या डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है? वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है, यानी कि आप जो है इससे इससे मेल नहीं भेज सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आउटलुक भी मेल भेजने के लिए काम आता है, जीमेल भी मेल भेजने के लिए काम आता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि याहू जो है वो भी काम आता है। तो ठीक है भाई, ये भी काम आ जाएगा। लेकिन जो बाइडू है, बाइडू तो एक क्या है, वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है। ये क्या नहीं है, ये एक वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है। ये तीनों के तीनों मेल प्रोवाइडर है। बाइडू जो है एक प्रकार का क्या होता है, तो आप मुझे ऑप्शन जो है कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। वेब ब्राउजर होता है, या सर्च इंजन होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन तीनों में से आपका कोई एक आंसर होगा, वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि बाइडू जो है वो क्या है। ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों को? कर लेंगे ना आप सभी लोग? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मोजिला मोजिला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष डैश विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है इसको बनाया था मोजिला फाउंडेशन ने। लेकिन मोजिला फाउंडेशन ने इसको जो है कब विकसित किया था? तो मोजिला फायरफॉक्स को मोजिला फाउंडेशन ने 2002 के अंदर, सन 2002 के अंदर जो है इसको डेवलप किया था। ये भी एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों? ये एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? तो ये मैक में भी यूज हो सकता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी एड्रेस जो है उसका, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो बेसिकली 0 से 255 नंबर के बीच में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाए जाते हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस को जो है मैंने बता दिया है, दो वर्जन होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 और IPv6 के अंदर अलग अलग तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंट होते हैं वो 0 से 255 नंबर के बीच में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए गूगल क्रोम ब्राउजर के जूम को डिफॉल्ट पर रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो गूगल क्रोम ब्राउजर जो है, मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा कर दिया, अब आप चाहते हैं कि जो उसकी डिफॉल्ट साइज है वो उस पर आ जाए चुपचाप से वापस से। तो अगर गूगल क्रोम को जो है आप वापस से डिफॉल्ट साइज पर लेकर के आना चाहते हैं या डिफॉल्ट साइज रीसेट करना चाहते हैं, तो Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, आपको वैसे बता दूं कि हमारे पास में जो हमारी
एमएस एक्सेल की अगर बात करें तो कंट्रोल+9 जो होता है वो क्या करता है, तो कंट्रोल+9 और कंट्रोल+0, कंट्रोल+0 क्या करता है, कॉलम को हाइड करने के लिए काम आता है और ये रो को हाइड करने के लिए काम आता है। ये अपन एमएस एक्सेल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन अभी जो है गूगल क्रोम जो है उसकी अगर डिफॉल्ट साइज पर जाना है तब भी हमें वापस से क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल+0 प्रेस करना होगा। तो उससे क्या होगा, डिफॉल्ट साइज जो है वो सेट हो जाती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कंट्रोल+9 की, तो गूगल क्रोम के अंदर कंट्रोल+9 काम आता है हमारे लास्ट टैब पर जाने के लिए। पिछले टैब पर अगर हम जाना चाहते हैं तो कंट्रोल+9 यूज करते हैं। तो लिखेंगे पिछले टैब पर जाने के लिए, यानी इफ यू वांट टू गो फॉर लास्ट टैब, अगर आप लास्ट टैब में जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+9 को यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास में कंट्रोल+R। कंट्रोल+R हमारे क्या काम आएगा, तो वेब पेज जो भी है उस वेब पेज को अगर हम रिफ्रेश करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करेंगे। वैसे कंप्यूटर में तो रिफ्रेश के लिए क्या होती है, F5 होती है, ठीक है। तो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, वेब पेज को इफ यू वांट टू रिफ्रेश वेब पेज देन यू प्रेस कंट्रोल+9 एंड इफ यू प्रेस कंट्रोल+D। कंट्रोल+D का जो है काम क्या होता है, तो कंट्रोल+D का काम होता है कि जो भी आपने वेब पेज ओपन कर रखा है उस वेब पेज को बुकमार्क के रूप में सेव कर लेना। तो वेब पेज बुकमार्क में सेव, बुकमार्क में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, सेव करना। तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल+D का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में अलग अलग चार ऑप्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए चारों के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम एक है, तो गूगल क्रोम क्या है, एक हमारे पास में बताइए। तो गूगल क्रोम जो है वो बेसिकली एक प्रकार का क्या है, ब्राउजर है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्रोम क्या है, तो वो एक ब्राउजर है, ठीक है। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस प्रकार का ये एक प्रकार से क्या है, तो ये हमारे पास में ब्राउजर है। और गूगल ने जो है इस गूगल ब्राउजर को कब लॉन्च किया था, है ना, मतलब गूगल क्रोम को, तो इस गूगल क्रोम को लॉन्च किया था इन्होंने बेसिकली कब, तो 11 दिसंबर को। सर 11 दिसंबर तो ठीक है, सन क्या था, तो 11 दिसंबर 2008 को जो है इस गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था, जिसे आप आज भी जो है यूज कर रहे हैं। और इसको लॉन्च किसने किया था, गूगल कंपनी ने किया था, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। और गूगल क्रोम जो है ब्राउजर, इसको गूगल इंक के नाम से, क्या, गूगल इंक के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो गूगल क्रोम है आप इसे चाहें तो गूगल इंक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गूगल इंक के रूप में भी जान सकते हैं, या गूगल इंक कहना चाहें तो कह देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसकी खोज यानी इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो इसकी डिस्कवरी करी थी बेसिकली सर्जी बिन और लैरी पेज ने, इन दोनों ने मिल करके ये किया था, ठीक है। तो कौन थे वो दोनों, तो एक था सर्जी बिन, सर्जिन बिन, और इनके साथ में थे लैरी पेज, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन थे, तो एक थे लैरी पेज और एक थे सर्जी बिन, ठीक है, सर्जी बिन, बिन है, बिट नहीं, बिन, सर्जी बिन, सर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार कर रहे हो और वे नहीं चाहते कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध उत्पन्न करे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षित संचार की विशेषता है, यानी सिक्योर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड when two parties are communicating through the internet and do not want any third party to interfere. Which of the following is a feature of secure communication? तो अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है और वो चाहते हैं कि वो बातें केवल उनके ही बीच में बनी रहे, किसी को और को पता नहीं चले और तीसरा उनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करे, इसका मतलब वो चाहते हैं कि इन चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि गोपनीय रखा जाए, ठीक है। एक्यूरेसी की यहाँ कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर
सी हमारा आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी चीज को जो है छुपा करके रखना, किसी को जो है लोगों तक पहुंचने नहीं देना किसी बात को, उसी को कहा जाता है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, गोपनीयता। फिर आ जाता है नेक्स्ट, इंटरनेट पर जो है सूचना भेजने के लिए और उसके संचरण के लिए यानी ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर जो भी आप इंफॉर्मेशन या कोई भी आप जो है डेटा वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो उसको जो है क्या करना, प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो उनके लिए जो नियम फॉलो किए जाते हैं, एक दूसरे को प्राप्त होने से पहले डेटा को चेक किया जाता है कि क्या वो उन नियमों के तहत है, तो उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तो होता है हमारे पास में, फिर एक होता है एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर एक हमारे पास में आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये आप लिख सकते हैं। एक होता है आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, फिर एक आता है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर एक आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या आता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर एक आता है यूजर डेटा प्रोटोकॉल यानी यूडीपी। फिर एक हमारे पास में और क्या आता है? तो हमारे पास में आ जाता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी जिसे कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कुछ प्लस जो है हमारे पास में चार पांच क्या आ गए, तो हमारे जो है प्रोटोकॉल्स आ गए। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। और ये कब काम करते हैं? तो जब भी दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही है, तो वो बात जो है आगे लीक नहीं हो, लोगों को पता नहीं चले, उसके लिए दोनों के बीच में गोपनीयता बनाए रखने के जो है कुछ नियम है, तो उन्हें अपन प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट को जो है संदर्भित करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ यूनिक एसोसिएटेड विद एवरी वेब पेज विजिबल ऑन द इंटरनेट? जो भी इंटरनेट पर विजिबल वेब पेजेस हैं, उन सभी का यूनिकनेस के बारे में या उनसे जुड़ा हुआ एक विशिष्ट क्या होता है? तो उनसे जुड़ा हुआ होता है यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। और ये क्या करता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित जितनी भी फाइलें हैं या इंफॉर्मेशन है, उनका नाम और उनकी स्थिति को बताने का काम करता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, फिर गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की है? तो आपके गूगल के अंदर जो बुकमार्क होता है, उस बुकमार्क को अगर आप हटाना चाहते हैं, कभी आपकी इच्छा करे कि हाइड कर दिया जाए, कभी आपकी इच्छा करे कि इसे शो कर दिया जाए, तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। कौन सी यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी जो है वो क्या करता है? तो गूगल क्रोम में जितने भी हमारे पास में क्या होते हैं, तो बुकमार्क होते हैं, उनको शो करना, उनको हाइड करने का काम यही करता है। इसके अलावा जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दे रखा है, वो क्या करता है? तो जो भी ओपन विंडो है, उन सभी ओपन विंडोज को क्लोज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और कंट्रोल प्लस डी कब काम आता है? जब हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर किसी फाइल को बंद करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू जो है, ये क्या करेगा? तो ये जितनी भी ओपन विंडो है, ओपन विंडो क्लोज, उनको ओपन विंडोज को ये क्या करेगा? क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ भी आ रहा है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ आ रहा है, ये क्या करता है? तो जो भी बनाए गए वेब बुकमार्क्स है आपके, उन बुकमार्क्स को एक पेज में अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर हमने जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ कर दिया, तो ये क्या करेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ क्या करेगा? तो ये जो है बेसिकली बुकमार्क को जो है एक पेज पर शो करता है। बुक मार्क्स को एक पेज पर शो करता है। ये क्या करता है? तो जो है जितने भी बुकमार्क है, उनको एक पेज पर शो करने के लिए काम आता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट एंटीक्यूटी? यानी इंटरनेट एंटीक्यूटी कौन सा नहीं है? तो इंटरनेट एंटीक्यूटी जो होता है, वो बेसिकली क्या करता है? तो
वास्तविक लोगों को ये प्राथमिकता देता है, यानी जो भी रियल अगर कोई पीपल है, रियल कोई पब्लिक है, तो उसको प्राथमिकता देना, ये इसके शिष्टाचार होते हैं। इंटरनेट पर लोगों को जो है ये प्राथमिकता देगा, ये इसका एक जो है क्या होता है, तो प्रोटोकॉल होता है, या ये कह सकते हैं ये एक इसका शिष्टाचार है। समय सारणी का ये पूरा पालन करता है, ये इसका शिष्टाचार है। उचित प्रक्रिया यानी कि समय पर सही जो है रिएक्शन देना भी इसका काम है। तो इसकी शिष्टाचार में कौन कौन आएगा, तो देखो, संक्षिप्त रूपों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, बिल्कुल एब्रिविएशंस का ये जो है बुद्धिमानी के साथ में, यानी अभी जो है वाइसली यानी कि दिमाग लगाकर इंटेलिजेंटली यूज करता है। फिर फॉरवर्डिंग अनवांटेड मैसेजेस, क्या ये अनवांटेड मैसेजेस जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, अवांछित मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है क्या, नहीं, ये इसका काम नहीं होता है, तो ये इसका शिष्टाचार नहीं है, ठीक है। मेल के नीचे नाम सहित बताना सही है। अटैचमेंट का आकार छोटा होना, ये सब जो है हमारे क्या है, शिष्टाचार है, यानी जब भी हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं या जब भी हम ऐसी कोई चीज कर रहे हैं जो इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से होने वाली है, तो वहां पर हमें जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और वो यही चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है। आप लोगों को इतना तो जो है इंटरनेट पढ़ते पढ़ते भी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा कि हम इंटरनेट पर क्या कर सकते हैं और इंटरनेट पर क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आप लोगों को यूआरएल का फुल फॉर्म पहले भी बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको अच्छे से पहले से याद है तो। ये क्या करता है, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके ऊपर हर एक वेब जो होता है, वेब पेज, उस हर एक वेब पेज का अलग अलग स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को ही अपन क्या कहते हैं, यूआरएल, ठीक है। कि आप जो है अपनी यूआरएल भेज दीजिए, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स की यूआरएल भी जो है आपको मिल जाएगी, कहाँ पर सर, तो चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहां पर जो है एक ब्लू कलर की पट्टी बनी हुई होगी यूट्यूब चैनल की, है ना। उस पर आप क्लिक करोगे, वो कॉपी हो जाएगा, फिर आप उसको जिसको भी शेयर करोगे वो सीधे ही उस चैनल पर पहुंच जाएगा, ये उसका क्या होता है, यूआरएल होता है। बेसिकली ये एक लिंक प्रकार का ही होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अर्पानेट क्या है, तो अर्पानेट जो है मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला नेटवर्क है जो तैयार हुआ था, पहला सबसे जो नेट तैयार होने वाला था वो अर्पानेट था। इसको किसने तैयार किया था, तो अमेरिका का जो सुरक्षा विभाग था उसने इसको तैयार किया था। कब तैयार किया था, तो 1969 के अंदर इसको पेश किया गया था, किसको, अर्पानेट को, ठीक है। ये पहला, वर्ल्ड का पहला नेटवर्क, वर्ल्ड का पहला इंटरनेट किसने पेश किया, अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका की भी जो सुरक्षा विभाग है उसने, और साथ में क्या पता होना चाहिए, इसको कब किया, तो 1969 के अंदर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट आपका एजेंसी नेटवर्क। तो देख लीजिए, अमेरिकन गलत हो गया, अमेरिकन गलत हो गया, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी गलत हो गया, तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए थे, ऑप्शन नंबर सी ही बचा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, अर्पानेट, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो अर्पानेट जो है ये पूरे वर्ल्ड का पहला इंटरनेट है जिसे अमेरिका की सुरक्षा विभाग ने तैयार किया था। कब तैयार किया था, तो 1969 के अंदर इसको तैयार कर दिया था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी और आईपी की फुल फॉर्म क्या है, तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को पता होगा, टीसीपी को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी को अपन क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब देखेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंट्रानेट नहीं, इंटरनेट के दो भाग होते हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ठीक है। तो यहाँ पर आईपी का मतलब इंट्रानेट नहीं है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी भी सही है।
ट्रांसफर गलत हो गया, वैसे ही ये तो होता है ट्रांसमिशन। तो देखो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए थे, एक ही ऑप्शन बच रहा था। और ये बेसिकली क्या करता है, तो इंटरनेट पर जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उस समय पर पूरा का पूरा जो है भाई, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखेगा। आप कोई भी ऐसी गलत चीजें इधर उधर शेयर नहीं कर सकते हैं, उन सब का ध्यान रखने का काम किसका है, तो इन्हीं का ये काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंक, है ना, द्वारा वर्ष में विकसित किया गया। तो गूगल इंक का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो गूगल इंक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताइए जल्दी से मुझे एक बार कि भाई गूगल इंक जो है इसका मतलब क्या है। तो गूगल इंक का मतलब वही है गूगल इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन जो होता है ना, कंपनी को बता रहा है, मतलब कि बेसिकली और कुछ नहीं है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताइए गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, तो गूगल क्रोम को कब लॉन्च किया था, तो गूगल क्रोम को लॉन्च किया था 2008 के अंदर। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट पीछे भी बताया था कि गूगल क्रोम जो है वो आपका कब आया था, 2008 के अंदर 11 दिसंबर को। इसी को जो है गूगल इंक भी कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करके क्रोम ब्राउजर में जो वर्तमान में या जो करंट टैब है उसके बाईं और एक वेब टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड इन क्रोम ब्राउजर टू एक्टिवेट अ ब्राउजर टैब टू द लेफ्ट ऑफ द करंट टैब। जो भी करंट अभी टैब चल रही है उस करंट टैब के अगर आप जो है लेफ्ट साइड की टैब को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड के जो है अगर टैब को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज अप जो है इसको यूज करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो करंट में जो भी टैब आपने ओपन कर रखी है उस करंट टैब के आप कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। और जैसे ही लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जो लेफ्ट टैब होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्टिवेट हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। ठीक है। ये कुछ जो है दोस्तों आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं जो इस एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। और आप लोग जो है डिटेल पूरा थ्योरी वगैरह पढ़ने के लिए हमारे जो है ऐप वगैरह पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार से कंटेंट पूरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास बढ़िया तरीके से पसंद आई होगी, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। तो अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।